अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग SPSC की प्रीवियस टेस्ट जो हैं उनको सॉल्व करेंगे 2024 में, और इससे पहले जो SPSC के मुख्तलिफ़ टेस्ट हुए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए या ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, उनके सवालात देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये टेस्ट जो हमने कंपाइल की है, ये जितने भी हमें सवालात मिले हैं डिफरेंट स्टूडेंट की तरफ से या डिफरेंट सोर्सेज से, उन्हें हमने एक जगह पे कंपाइल किया है और इसमें कोशिश की है कि हर जो है ना सवाल को पोर्शन वाइज डिवाइड कर लिया कि ये जो सवालात हैं इस पोर्शन से लिंक करते, तो वो अलग अलग कर लिया। अदरवाइज़ टेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, जो टेस्ट होती है उसमें मिक्स होते हैं सारे सवाल। वहीं आपको फार्माकोलॉजी भी मिल रहा होगा, बीच में स्यूटिक्स भी होगा, फॉरेंसिक से रिलेटेड भी होगा, फार्माकोग्नोसी का सवाल भी होगा। तो सब के सब जो है इस तरह से मिक्स होते हैं जब टेस्ट में आते हैं। ये हमने इसको जो है पोर्शन वाइज अलग कर लिया है। तो ये 2024 की टेस्ट है जो अभी 2024 के जनवरी में हुई थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी टेस्ट को क्वालिफ़ाई किया था। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू शॉर्ट एक्सपीरियंस हमारी जितनी भी बैच थी वो इससे इंटरव्यू के बाद डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फार्मास्यूटिक्स का पोर्शन है। फार्मास्यूटिक्स में पहला सवाल पूछा हुआ है कि 1 फ्लूइड ड्रैम कितने जो है ना मिनिम के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 60 मिनिम। एक जो फ्लूइड ड्रैम है वो 60 मिनिम के बराबर होता है। इसके अलावा सेकंड सवाल आप पूछा गया है यहाँ पे कि एक्वस कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स। जो इनऑर्गेनिक ड्रग्स हमारे पास इनसॉल्युबल है उनकी हाइड्रेटेड फॉर्म और उसका भी जो एक्वस कोलाइडल सस्पेंशन होता है उसे क्या कहते हैं हम, तो वो हमारे पास जेल्स कहलाते हैं। कॉफ़ी स्टिल हम किस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं? डिस्टिलेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनमें स्टिल का यूज़ किया जाता है, बट जो कॉफ़ी स्टिल है वो स्पेशली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए डिज़ाइन की गई है और इसके लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा सवाल है हमारे पास कि परसेंट ऑफ ड्रग आयोनाइज्ड एट पर्टिकुलर pH इज़ डिटरमाइंड बाय। जो हमारे पास पर्टिकुलरली ड्रग आयोनाइज होती है एक पर्टिकुलर pH के ऊपर, वो हम किस इक्वेशन के थ्रू जो है ना फाइंड आउट करते हैं? ये हमारे पास हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन होती है। बायोफार्मास्यूटिक्स 4th ईयर में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। उसके थ्रू हम जो है pH या ड्रग की आयोनाइजेशन जो है वो डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिक pH या pK वैल्यूज़ जो दी हुई होती है। कौन सा हमारे पास कंपार्टमेंट है जिसमें प्लाज्मा या टिश्यू हाईली परफ्यूज्ड होते हैं ब्लड के साथ? तो वो हमारे पास होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे पास, टिश्यू कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट जो कि ब्लड से रिलेटेड है। जो हाईली ब्लड वाला हमारे पास आ जाता है वो कहलाता है सेंट्रल कंपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू BPC, जिसके थ्रू ग्रेटर देन 40% जो है ना वेरी फाइन पार्टिकल्स पास कर जाए। तो आप जब BP की स्पेसिफिकेशंस देखेंगे ना ग्रेटर देन 40% पार्टिकल्स वाली, तो ग्रेटर देन 40% वाली में ना वेरी फाइन या फाइन जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए कोई ऐसी जो है ना सीव नंबर स्पेसिफाइड नहीं है। इसके अलावा आपको 2-3 अलग से मिलेंगे, स्टार्टिंग वाले कोर्स पार्टिकल और दूसरे जो है ना मॉडरेटली कोर्स वगैरह के लिए सीव नंबर डिफ़ाइन किया हुआ है। बट जो फाइन पार्टिकल या वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं ग्रेटर देन 40% वाले, उनमें कोई जो है ना स्पेसिफिकली सीव नंबर नहीं दिया गया। एसिडिक ड्रग बाउंड हो जाती हैं किसके साथ? ये सवाल है। एसिडिक ड्रग जो है वो बाइंड हो जाती है एल्ब्यूमिन के साथ, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है ना वो अल्कलाइन इन नेचर है। एल्ब्यूमिन ऐसी प्रोटीन है जिसकी खुद की अल्कलाइन नेचर है, तो ये इसीलिए स्लाइटली जो एसिडिक ड्रग या एसिडिक ड्रग्स होती है हमारे पास उनके साथ बाइंड हो जाती है। इसके अलावा कौन सी इक्वेशन यूज़ होती है ड्रग की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए रूम टेम्परेचर पे, और उसके अलावा एक्सेलरेटेड जो टेम्परेचर कंडीशन होती हैं? अक्सर हम ड्रग की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसे एक्सेलरेटेड टेम्परेचर कंडीशन दी जाती है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। तो वो किस इक्वेशन के थ्रू जो है ना हमें मिलती है? वो इक्वेशन है हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन। इसके अलावा कैम्फर को जब भी हम मिल करते हैं, मतलब उसकी जब साइज़ रिडक्शन करते हैं, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पुल्वराइजेशन बाय इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है कि पहले थोड़ी सी जो है ना सॉल्वेंट की क्वांटिटी ली जाती है, उसमें कैम्फर या जो भी सब्सटेंस होता है उसको पहले डिज़ाल्व किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी साइज़ रिडक्शन की जाती है पुल्वराइजेशन के मेथड के थ्रू।
इसके अलावा च्यूएबल टैबलेट्स के अंदर कौन सा स्वीटनर यूज़ किया जाता है? तो मैनिटोल जो है वो एज अ स्वीटनर यूज़ किया जाता है च्यूएबल टैबलेट्स के अंदर। इसके अलावा किसी भी सब्सटेंस की जो है टेंडेंसी वाटर को लूज़ करने की, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो जो लूज़ करता है सब्सटेंस स्टोरेज के दौरान, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम इफ्लोरेसेंस। पहले दोनों तो सिंपली हमारे पास हाइग्रोस्कोपी और डेलिक्विसेंट तो वाटर एब्जॉर्ब करने की जो है ना सलाहियत है सब्सटेंस की। तो थर्ड वाला ऑप्शन ही ऐसा बचता है जिसमें हमारे पास लूज़ कर रहा था वाटर। बाकी यूटैक्टिक तो एक मिक्सचर होते हैं जो कि अपनी मेल्टिंग पॉइंट से पहले जो है ना मेल्ट हो जाते हैं जब भी उन्हें हम मिक्स करते हैं इवन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। इसके अलावा ऑटोक्लेव का प्रोसेस हम कितने टेम्परेचर पे करते हैं? नॉर्मली जो है ऑटोक्लेव का प्रोसेस 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 15 पाउंड प्रेशर दिया जाता है फॉर 15 to 20 मिनट्स। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन से इमल्जेंट्स या इमल्सिफाइंग एजेंट की टाइप है? तो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास वो केटाइनिक इमल्जेंट्स की टाइप है। नेज़ल सपोजिटरीज़ को हम क्या कहते हैं? अब नेज़ल सपोजिटरीज़ के अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ पे पेस्ट्रीज़ जो है हमारे पास, पेस्ट्री वेजाइनल सपोजिटरी को कहा जाता है। इसके अलावा ऑरिनेरिया जो है हमारे पास ईयर से रिलेटेड है, जो ईयर कोन्स आती हैं। उसके अलावा बोगीज़ जो है यूरिथ्रल सपोजिटरी है। उसके अलावा बुगिनेरिया जो आखिरी ऑप्शन बचता है यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, नेज़ल सपोजिटरीज़। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन किस तरह से काम करती है? वो प्रोटीन को क्या करती है? एक तो जो है ना वो प्रोटीन को कोएगुलेट करती है और दूसरा प्रोटीन की डीनेचरेशन कराती है। तो इसीलिए इसके बोथ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जब भी स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हम देते हैं तो वो कोएगुलेशन भी कर देती है प्रोटीन की और साथ साथ डीनेचर भी कर देते हैं। सेकेंड पोर्शन हमारे पास फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि क्लोरमफेनिकोल जो है पोटेंट इनहिबिटर है कौन से एंजाइम का? तो ये साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स हैं हमारे पास जो क्लोरमफेनिकोल है। इसके अलावा दूसरा सवाल हमारे पास है क्रिप्टोकोकस इज़ सेंसिटिव टू। इसमें दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ए और डी में दोनों में रिपीट हो रहा था निस्टेटिन, तो इसके लिए जो है दोनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, निस्टेटिन वाला ए बी और डी बी। इसके अलावा हाइड्रोलेजीन किस तरह से काम करती है एज एन एंटी हाइपरटेंसिव? हाइड्रोलेजीन जो है ना वो डायरेक्टली पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। जब पेरिफेरल ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि कार्डिक आउटपुट भी कम होगी, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी वेजो डायलेशन की वजह से। कोलेस्ट्रिपोल जो है वो किस क्लास से बिलोंग करती है? कोलेस्ट्रिपोल जो है हमारे पास ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है जो कि यूज़ होती है लिपिड लोअरिंग एजेंट के तौर पे, ख़ास तौर पे जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी ड्रग है जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है? अब इनमें हमारे पास जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट टिक्लोपिडीन जो है वो प्लेटिलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर है। प्लेटिलेट की एग्रीगेशन रोकेगा तो ज़ाहिर है थ्रोम्बाई की फॉर्मेशन नहीं होने देगा, तो इसीलिए ये जो है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है टिक्लोपिडीन। इसके अलावा कार्डिक एरिथमियाज में अमाइड्रोन या कार्डेरोन जो है हमारे पास, उससे मोस्टली सिमिलर ड्रग कौन सी है इन सारे ऑप्शन में? तो इनमें से जो है ना हमारे पास सोटालोल ऐसी ड्रग है जो इक्वल एफिकेसी में नॉर्मल रिदम्स मेंटेन करती है जिस तरह से अमाइडेरोन करती है। इसके अलावा इनमें से कौन सी जो है ना हाइप्नोटिक ड्रग है जिसका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है? ज़ेल्पिलोन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर्स है और ऑनसेट 30 मिनट्स के अराउंड है। इसके अलावा 23rd हमारे पास है कि क्लोनिडीन को किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्लोनिडीन जो है अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, अल्फ़ा रिसेप्टर को एगोनिस्ट के तौर पे ये काम करती है, स्टिमुलेट करती है। तो जब भी क्लोनिडीन एक्टिवेट करेगी अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी, सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा। अल्टीमेटली जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब कम होगी तो हार्ट रेट भी कम होगा और उसके अलावा ब्लड प्रेशर भी कम होगा।
एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? एंटी डी जब भी हम देते हैं ये प्रिफरेबली 72 आवर्स के अंदर अंदर दी जाती है सेंसिटाइजिंग एपिसोड। अब सेंसिटाइजिंग एपिसोड होता क्या है? जब भी RH नेगेटिव मदर हो और बेबी अगर RH पॉजिटिव हो, ठीक है, तो RH के अंदर जो है ना कोई भी डी एंटीजन मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो जब भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर RH पॉजिटिव बेबी का थोड़ा सा भी ब्लड आ जाए, वो ड्रॉप हो जाए मदर के अंदर, तो अगर वहाँ से बेबी का थोड़ा सा भी ब्लड मदर की ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो गया तो एंटीबॉडीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। एंटीबॉडीज़ जब भी डेवलप होंगी उस डी एंटीजन के अगेंस्ट, तो जब भी नेक्स्ट अगर बेबी वो भी RH पॉजिटिव आएगा तो उसमें जो है ना सीवियर चांसेस हैं हेमोलाइटिक डिजीज़ हो सकती है फीटस की या न्यू बॉर्न की, HDFN जिसे हम कहते हैं। तो न्यू बॉर्न के अंदर हेमोलाइटिक डिजीज़ हो सकती है, और अगर वो हेमोलाइटिक डिजीज़ सीवियर हो गई तो वो एनीमिया काज करेगी, इवन हार्ट फेलियर, जॉन्डिस, इसके अलावा ब्रेन डैमेज और डेथ तक लीड कर सकती है बच्चों के अंदर। तो ये एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इसीलिए सेंसिटाइजिंग एपिसोड के 72 आवर्स के अंदर अंदर हम जो है एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। टोम्बोकोर क्या है हमारे पास? टोम्बोकोर जो है ना ये एक ब्रांड नेम है। इसका एक्टिव जो है हमारे पास फ्लेसिनिडीन या फ्लेसिनाइड है, ठीक है, जिसके अंदर एंटी एरिथमिक ड्रग है, ये एंटी एरिथमिक क्लास से बिलोंग करती है। इसके अलावा कौन सी ड्रग एब्यूज़ अगर या ओवरडोज हो जाए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करा सकता है? ओपियाइड्स जितने भी हमारे पास होते हैं उनका लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ेक्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जब भी ओपियाइड का ओवरडोज हो जाए या उनका एब्यूज़ कर लिया जाए तो उसका एक लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ओपियाइड में हमारे पास यहाँ पे मॉर्फिन आ जाती है। इसके अलावा वारफेरिन को और जो फिनोबार्बिटल है, इसके अंदर जो है हमारे पास जो इंटरेक्शन होता है वो मेटाबॉलिज्म की अल्ट्रेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि फिनोबार्ब जो है ना वो साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है। जब भी ये साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करती है तो अल्टीमेटली जो है ना वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि एंजाइम बढ़ेगा तो वारफेरिन इस एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। जब वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसके लेवल्स जो है ना ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली वारफेरिन की एफिकेसी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है ना इंटरेक्ट करते हैं, मतलब ये फिनोबार्ब जो है वो वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी ऐसी ड्रग है जिसका SSRI के साथ एटलीस्ट 14 डेज़ का गैप हो? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, क्योंकि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और SSRIs अगर साथ दे दिए जाएँ तो ये एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन काज कराती है, सीरोटोनिन सिंड्रोम, जिसमें मेंटल हेल्थ अल्ट्रेशन और मुख्तलिफ सिम्टम्स आ रहे होते हैं। क्योंकि सीरोटोनिन जो है वो भी हमारे पास मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जब भी SSRIs देंगे वो भी सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा रहे होंगे, सीरोटोनिन का रीअपटेक बंद कर देंगे तो बाहर सिनेप्स के अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ रहा होगा। दूसरी तरफ से हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देंगे, जब वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो सीरोटोनिन का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से भी सीरोटोनिन के लेवल बढ़ रहे होंगे। दोनों तरफ से जब सीरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो सीरोटोनिन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए सीरोटोनिन सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और जो हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं उनमें हम 14 डेज़ का एटलीस्ट गैप देते हैं। इसके अलावा 29 क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी हमारे पास अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है कॉर्नियल एडिमा के लिए? अगर कॉर्नियल एडिमा डायग्नोस होती है तो उसके लिए कौन सी हम जो है ना ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट, क्योंकि हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो भी होती है वो एक टीयर फिल्म बना लेगी आई के बाहर, और वो जब टीयर फिल्म बनाएगी हाइपर ऑस्मोटिक होगी तो वो क्या करेगी, जो कार्निया है ना उसका पानी बाहर की तरफ ड्रॉ करेगी। जब कार्निया से बाहर पानी ड्रॉ करेगी तो अल्टीमेटली एडिमा जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर एड्रेस एट वन प्लेस कॉल्ड। ऐसी जगह जहाँ पे जो है ना ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए,
उसके अलावा प्रिवेंट किया जाए और रिजॉल्व किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस जगह को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट दैट इज़ कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस रिप्लिकेशन। कौन सा हमारे पास बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट है जो खुद से रिप्लिकेट कर सकता है? तो ये हमारे पास है प्लाज्मिड। अब ये वाला सवाल हम जो है माइक्रो के पोर्शन में भी रख सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बट एक ही होता तो इसी को हमने जो है फार्माकोलॉजी के साथ ही रख दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास फॉरेंसिक का पोर्शन। अब फॉरेंसिक में पहला सवाल है कि ड्रग जो है वो रजिस्टर्ड होती है कौन से सेक्शन के अंडर? ड्रग एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन के अंडर आती है हमारे पास ड्रग? तो सेक्शन 7 के अंडर जो है ना ड्रग रजिस्टर होती है ड्रग एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा सेक्शन 24 जो है ड्रग एक्ट 1976 का, उसका क्या मतलब है? ड्रग एक्ट 1976 का आप सेक्शन 24 देखेंगे तो वो है कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है द पावर टू स्क्रूटनाइज रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट इज़ एक्सरसाइज बाय। कौन जो है ना प्रोविंशियल इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट की जो रिपोर्ट होगी उसको स्क्रूटनाइज करेगा? प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की है तो डेफिनेटली प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल जो बोर्ड होगा प्रोविजनल हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे, वही जो है उसको देख रहा होगा। बाकी लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड, अपीलेट बोर्ड वगैरह ये काम नहीं कर रहे होते। प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की जो है रिपोर्ट्स वगैरह प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास जाती है। इसके अलावा जो ड्रग कोर्ट है उसके पास सारे पावर्स होने चाहिए जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898 में डिफ़ाइन किए गए हैं। पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी जो कंपाइल की जाती है और पब्लिश की जाती है वो ड्रग एक्ट 1976 के कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 8 जो है हमारे पास ऐसा है ड्रग एक्ट 1976 का जो पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी को कंपाइल करने और पब्लिश करने के बारे में है। अब पोर्शन में हमारे पास आ जाता है इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स। डॉर्मेंट की मीनिंग से हमारे पास इनर्ट या इनएक्टिव, क्योंकि डॉर्मेंट का मकसद होता है इनएक्टिव, तो इसका सिमिलर मीनिंग है हमारे पास इनर्ट। सम्पटियस का मतलब होता है हमारे पास शानदार, तो सम्पटियस से मिलता जुलता वर्ड हमारे पास है लग्जरियस। इसके अलावा रेबल का मकसद होता है हुजूम, तो हुजूम इनमें से हमारे पास मॉब ऐसा वर्ड है जिसका मकसद है हुजूम। एंटोनियम ऑफ एक्सपंज का मकसद होता है साफ़ करना, तो उसका अपोजिट वर्ड हमारे पास है इम्प्रिंट का मकसद होता है कोई चीज़ छापना। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेपियंट का मकसद है होशियार, चालाक, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो सिंपल, सादा। एंटोनियम ऑफ पीक का मकसद है नाराज़, नाखुश या खफा हो जाना, तो इसका अपोजिट वर्ड हमारे पास होगा जॉय, खुश हो जाना। इसके अलावा ये वर्ड हमने जो है ना करेक्ट सेंटेंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। व्हेन द मशीन आर नॉट लुब्रिकेटेड, तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है हमारे पास इट डिक्रीजेज़ द स्पीड, क्योंकि देन वगैरह नहीं आ गया, देन डिक्रीजेज़ द स्पीड या सो डिक्रीजेज़ द स्पीड, ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन रहा। यहाँ पे आएगा इट डिक्रीजेज़ द स्पीड पुटिंग मोर लोड ऑन द लिफ्ट्स। CNG बर्न्स लेस एफिशिएंटली देन गैसोलीन बर्न्स, यहाँ पे भी जो है बर्न्स आएगा। दे सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड, वर्क भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, कंटिन्यूस वर्क या कंटिन्यूस वर्किंग, ये सब के सब जो है यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रहे सेंटेंस के अंदर, तो इसीलिए वर्किंग हार्ड। इसके अलावा वी मस्ट गेट टू द मार्केट बिफोर इट क्लोजेज। नेक्स्ट एक सवाल दो हमारे पास QC से रिलेटेड है। QC में आ जाता है कि GMP किसका पार्ट है? GMP जो है हमारे पास क्वालिटी अश्योरेंस का पार्ट है। इसके अलावा कौन सी टेस्ट जो है ना की जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए सपोजिटरीज़ की? फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है वो स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए की जाती है सपोजिटरीज़ की। हॉस्पिटल या कम्युनिटी से रिलेटेड एक दो सवाल है हमारे पास। पेरेंटल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट ट्रैफिक फ़्लो कंट्रोल उनका मकसद क्या है? मतलब पेरेंटल प्रिपरेशन अगर डिपार्टमेंट आप देखें उसके अंदर ट्रैफिक फ़्लो में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें वर्कर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, सारे के सारे जो है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा इनमें से कौन सी जो है ना प्रैक्टिसेस को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते एज एन
अल्टरनेटिव मेडिसिन यूनाइटेड स्टेट के अंदर। एलोपैथी जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं आता, बाकी नेचुरोपैथी हो गई, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, कायरोप्रैक्टिक हो गई, ये सब की सब जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये SPSC का 2023 का टेस्ट है, जो कि प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट ली थी SPSC है। ये जो है ना क्वेश्चन बेस्ड था, इसमें MCQs नहीं थे, रिटन एग्ज़ाम था। ठीक है, टोटल 8 सवाल दिए गए थे, जिनमें से 5 अटैम्प्ट करने थे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, सबसे पहला कंपलसरी इंग्लिश का ही हमारे पास होता है, ऐसे टाइप। ये मैंने आप लोगों को पैटर्न में भी चीज़ बताई थी। तो ऐसे हमेशा जो है ना वो करंट अफेयर्स या करंट चीज़ों से रिलेटेड होता है। एक इन्होंने टॉपिक जो है वो फार्मेसी से लिंक ही दे दिया, ड्रग मिसयूज़ और ड्रग अब्यूज़ हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, चैलेंजेस और इकोनॉमिक कंडीशन इन पाकिस्तान। इसके अलावा दूसरा सवाल है हमारे पास कि प्रिंसिपल्स लिखने जो कि आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हो, और उसके अलावा जो उसके सूटेबल रिएक्शन हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि फार्मेसी एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल जो हमारे पास प्रोविंशियल काउंसिल होती है, उनके मेंबर्स या उनकी कंपोजिशन किस तरह है वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि एप्लीकेशंस ऑफ रियोलॉजी इन फार्मेसी लिखनी है। फर्स्ट ईयर फिज़िकल फार्मेसी से ये सवाल लिया गया है कि रियोलॉजी की एप्लीकेशंस बतानी है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल या इंजेक्टेबल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है WHO टेक्निकल सपोर्ट मॉडल गाइडलाइंस क्या हैं स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए, जो भी टाइम और टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफरेंट टाइप्स जो हैं USP डिसोल्यूशन अपरेटस की वो लिखनी है, और उनकी जो है ना रिकमेंडेशन क्या है। मतलब जो जैसे अब टाइप्स हैं डिफरेंट डिसोल्यूशन अपरेटस की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो वो कौन सी डोजेज फॉर्म के लिए कौन सी टाइप यूज़ की जाती है। अगर टाइप 1 है वो टैबलेट के लिए यूज़ की जा रही है, या टाइप 2 है तो वो किसके लिए यूज़ की जा रही है, टाइप 3 किसके लिए यूज़ की जा रही है। तो इस तरह से हर टाइप कौन सी डोजेज फॉर्म के लिए स्पेसिफिकली रिकमेंडेड है। क्वेश्चन नंबर 6 कोई भी जो है ना 20 मेडिसिनल प्लांट आपने इनलिस्ट करने, उनके कॉमन नेम के साथ, साइंटिफिक नेम और क्लिनिकल एप्लीकेशन। सिंपल है, कोई भी आप डेली लाइफ वाले भी कर सकते हैं इवन, या जो भी आपको 20 जो है ना कॉमन मेडिसिनल प्लांट याद आते हो, उनकी जो है ना कॉमन नेम साइंटिफिक नेम के साथ क्लिनिकल एप्लीकेशन 2-4 सबकी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि लाइसेंस कौन से रिक्वायर्ड होते हैं रिटेल और सेल ऑफ मेडिसिन के लिए, कौन से टाइप्स है लाइसेंस की। फार्मेसी टाइप सेल्स ऑफ मेडिसिन एंड नारकोटिक एजेंट्स अंडर ड्रग रूल्स 1976। उसके अलावा बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स बतानी है आपने लेआउट और डिज़ाइन के लिए, और ह्यूमन रिसोर्सेज, जब भी आप एक ड्रग स्टोर ओपन करने जाएं तो उसके लिए क्या लेआउट, डिज़ाइन और ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, तो एक बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कुछ टर्म्स दिए हुए उनको डिफ़ाइन करना है, ये भी फॉरेंसिक से लिए गए। एक्सपायरी डेट, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, जेनरिक नेम, गवर्नमेंट एनालिस्ट, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, इंस्पेक्टर, लेबल, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग और स्पूरियस ड्रग, इन सब की डेफिनेशन लिखनी है आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फर्दर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, या जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या इवन आप हमें हमारे ऑफिशियल ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर इसी तरह SPSC की पास्ट टेस्ट डिस्कस करेंगे, और जितने भी टेस्ट सॉल्व कर पाए वो हम सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।